लेकिन एक चीज मुझे पाशा साहब ये बताइए कि अभी राजा साहब ने कहा कि अगर जज साहब पर एतराज आ गया कि आप पर हम एतमाद नहीं करते तो उनको खुद रिक्यूज कर लेना चाहिए था, लेकिन जब उनके ऊपर एतराज आया और वकला ने कहा कि आपने कुछ फेसबुक ऐसी पोस्ट की हैं जिससे आपका बायस शो होता है, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने पोस्ट नहीं की और आप जाकर इसका फॉरेंसिक कराएं और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तो फिर आप मुझ पर आकर एतराज उठाइएगा। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट, अब सवाल मेरा आपसे यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट लेट से कि आती है 3 हफ्ते बाद, लेकिन केस पहले कंक्लूड होकर फैसला आ जाता है और बाद में अगर वाकई फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह आता है कि वो पोस्टें लेट से कि जज साहब की हैं, मैं एक एजम्पशन पे बात कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा? फिर वो फैसला बरकरार रहेगा फिर भी, क्योंकि वो फिर उन दरखास्तों का क्या होगा जिस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था? साहब, तारीख का पहिया आजकल बहुत तेजी से गर्दिश कर रहा है। आपको याद होगा कि आला तरीन अदलिया में कुछ केसेस फिक्स हुए माजी करीब में, और एक फरीक ने बारहा एतराज किया कि फलां जजेस नहीं होने चाहिए, और उस पे ये वर्डिक्ट आया कि क्यों नहीं होने चाहिए, ये कैसे हो सकता है। अगर आज ये भेड़ चाल चल पड़े कि एक जज पे एतराज हो और एक फरीक कर दे तो फिर जज रिक्यूज करते जाएं, तो ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है। आज वही बात इधर भी आ गई। देखें, ये चीजें हमें उस वक्त अगर ये देखा जाता, एक मिसाल कायम हो जाती कि जिन जजेस पे एक फरीक एतराज कर रहा है बायस्ड होने की वजह से या किसी भी वजह से, तो हो जाना चाहिए। मेरा तो इस हवाले से मैं कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ कि हुमायूं दिलावर साहब को क्या जरूरत है, वो रिक्यूज करना चाहिए उनको। अगर उन पे एतमाद नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, किसी और जज के पास लग जाए। बिल्कुल, मैं अभी भी मेरा वही स्टैंस है जो आज से 2 महीने या 3 महीने पहले केसेस में था। तो बात यह है कि इस मामले में ये सोचना चाहिए कि जो आपके खिलाफ जा रहा है वहां पे तो ये चीज ठीक है, और जो आपके हक में जा रही थी उस वक्त आपका स्टैंस ऑल टुगेदर डिफरेंट था। तो ये चीजें बाहर देखनी चाहिए। आर्टिकल 10 इज देयर, वहां पे ये आइन में ये दी गई है फेयर ट्रायल वाली बात, मौका सबको मिलना चाहिए फेयर ट्रायल का। अब मैं इस केस की तरफ आता हूँ जो साकिब बशीर साहब ने फरमाया कि ये मई में दी गई थी। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि जब ये केस एक एडिशनल सेशन जज को मार्क हुआ और उस वक्त ये नहीं की गई, जुरिसडिक्शन वाले जो पॉइंट रेज नहीं किया गया, अगर उस वक्त करते, ये उस वक्त किया गया जब ये चार्ज फ्रेम हुआ, उसके बाद ही। मैं पहले की बात कर रहा हूं कि जब चालान भेजा गया केस अदालत में, उस वक्त जुरिसडिक्शन वाला पॉइंट रेज कर देना चाहिए था इनको। अभी आप कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की काज लिस्ट उठा के देखें कि लोग किस तरह अपने केस की फिक्सेशन के लिए धक्के खा रहे हैं। 3-3, 4-4 साल से उनके केसेस जो हैं वो फिक्स नहीं हो रहे, और जिस तरीके से ये इन केसेस की, इन एप्लीकेशन की फिक्सेशन हो रही है, ये रूटीन से हटके है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है, साबिक वजीर आजम है, इनको मिलना चाहिए, लेकिन हर एक इंसान, हर एक शख्स जिसका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके केसेस भी उनकी जो अर्जेंसी की नोयत है उनको मद्देनजर रख के फिक्स कर देने चाहिए। नहीं होते ये, लेकिन किए जा रहे हैं। और हमने ये देखा है कि जब भी आला तरीन अदलिया ने किसी को रिलीफ दिया तो वो 2 ही फैमिलीज हैं, एक ये है पीटीआई के चेयरमैन साहब और दूसरी शरीफ फैमिली। आम बंदे की कोई सुनवाई नहीं है सर। जी जी, ये एक अनफॉर्चुनेटली बड़ा एक ऐसा पहलू है हमारे निज़ाम इंसाफ का जिस पर बहुत सारी उंगलियां हर वक्त उठाई जा सकती हैं और उठाई जाती हैं। अच्छा, हम अगर हसन रज़ा पाशा साहब, मतलब 2-3 केसेस मेरे जहन में आ रहे हैं। एक अभी एफआईए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का, लाहौर की एफआईए की अदालत में, लेकिन 1.5 साल तक वो केस चला और उसमें हमने देखा कि फर्द जुर्म ही आयद नहीं हो सकी। उसमें से 1.5 से ज़्यादा बल्कि चला, उसमें 6 महीने तो ऐसे थे जिसमें वो अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, और उसके बाद फिर 6 महीने वो नहीं हो सकी, और फिर जब वज़ीर आज़म बन गए तो फिर तो जाहिर है उसका इम्कान ही खत्म हो गया तकरीबन, और बगैर फर्द जुर्म आयद हुए ही वो बरी हो गए। एक और केस जो है राना सनाउल्लाह साहब का मसलन, वो 3 साल तक फर्द जुर्म आयद
आयद नहीं हो सकी। अच्छा, उसमें भी कभी गवाह नहीं है, कभी वकील नहीं है, कभी जो बयान देने वाला वो नहीं है, कभी शरीक मुल्ज़िम नहीं है, शरीक मुल्ज़िमान ही पूरे नहीं होते थे अदालतों में और 2 महीने की तारीख पड़ जाती थी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम नवाज शरीफ साहब का केस देखें, वो कहते हैं कि जी मुझे जो है वो डे टू डे हेयरिंग करके मेरे खिलाफ फैसला सुना दिया गया और मुझे जो है वो नाअहल कर दिया गया। एक और मनी लॉन्ड्रिंग का केस नयाब अदालत में भी चल रहा था शरीफ फैमिली के खिलाफ, उसमें भी 110 गवाह थे, लेकिन 3-3.5 साल तक केस चला, 8 गवाहों के बयान सिर्फ रिकॉर्ड हो सके और उसके बाद उसमें भी वो बरी हो गए बगैर जो है वो ट्रायल मुकम्मल हुए। तो क्या ये हमारे यहाँ अदालतों में केस टू केस होता है कि किसकी स्पीड कितनी रखनी है, किसका फैसला कब सुनाना है, किसकी फर्द जुर्म आयद करनी है और किसकी नहीं करनी? क्या ये केस टू केस वेरी करता है या किसको कोई कानून में प्रोसीजर मौजूद है? मेरा ख्याल है कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, बड़ी लाउड एंड क्लियर मैंने नाम लेके कहा है, ये अलमिया है हमारी अदालतों का। और चूंकि हम इस प्रोसेस का सारा हिस्सा हैं, वकील 32 साल मुझे हो गए हैं इस प्रोफेशन में, मैं भी देख रहा हूँ कि नॉर्मली जो है वो ऐसा नहीं होता। आम अक्यूज जो है उनके केसेस इस तरह समाप्त नहीं होते। देखें, बात यह है कि फर्ज जुर्म आयद नहीं हुआ 1.5 साल, तो उसकी कोई रीजनिंग होनी चाहिए। अब आए, अक्यूज पूरे नहीं है, वो हो गए। जब भी गवाह ना होने की बात पे अडजन होगा तो वो आप ये नोट कर लें कि फर्ज जुर्म आयद होने के बाद गवाहों को तलब किया जाता है। फर्ज जुर्म आयद होने से पहले गवाहों को नहीं तलब किया जाता। तो फर्ज जुर्म आयद करने से पहले गवाहों का बहाना बनाने वाली बात मेरा ख्याल है वो शायद आपको सही रिपोर्ट नहीं की गई। हाँ, अगर फर्ज जुर्म आयद हो गया है उसके बाद गवाह नहीं आ रहे तो ये एक चीज है। अब अगर आप इसको इस केस के साथ मवाजना करें तो जो तोशाखाना वाला केस है, मेरे ख्याल में जो मेरी इतला है उसके मुताबिक सिर्फ 2 गवाह थे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेश की और उन पे जिरा हो गई। 2 ही गवाह थे और दोनों रिकॉर्ड हो गए हैं। हाँ, तो इतने टाइम में ये होना मुमकिन है। मुझे थोड़ी सी जो एक फीलिंग्स आई हैं जल्दबाजी वाली, वो यकीनन आप उसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन खुद दोबारा कर रहा हूँ कि वो हाई कोर्ट ने ये कहा था कि विद इन 7 डेज आपने डिसाइड करना है और उन्होंने तीसरे दिन उनकी एप्लीकेशन कि जी के मेंटेनेबल है उसको डिसाइड कर लिया। एटलीस्ट 6 या 7 डे तक उनको जाना चाहिए था, वेट करना चाहिए था पीटीआई के चेयरमैन के वकला साहबान को, उनको सुन के फिर डिसाइड करते। ये मैं उसकी मुझे जो एक नजर आई कि ये इन हेस्ट लगे इस हवाले से, ये अदालत को इस तरह नहीं होना चाहिए था। हुमायूं दिलावर साहब एडिशनल सेशन जज हैं, कल उन्होंने सेशन जज होना है, एक हाई प्रोफाइल केस वो उसकी समाअत कर रहे हैं, तो उनको ये तमाम तकाजे मलूज़े खातर रखने चाहिए थे जो शायद किसी वजह से उन्होंने जल्दबाजी में ये काम किया।